हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 3 में कुछ कैची लाइंस पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम लोग पॉइंट 13 से कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि कुछ ऐसे कैची लाइंस हैं जो कि बहुत ही यूनिक होते हैं। कुछ जगहों पे ये यूनिक लाइंस हमको कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के बजाय कुछ मार्क्स देके चले जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आखिरकार कौन कौन से कैची लाइंस है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज 13th पॉइंट में एक रेड ब्राउन गैस के बारे में पढ़ेंगे। एक रेडिश ब्राउन गैस के बारे में देखते हैं। अब जब हम रेडिश ब्राउन गैस या फिर ब्राउन गैस वाली चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक लिस्ट आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जो गैसेस पॉसिबल हो सकती है वो 3 ही गैसेस है, क्योंकि जेईई सिलेबस में सिर्फ 3 ही गैसेस हमारे ब्राउन गैसेस की कैटेगरी में आती है। कौन कौन सी? Br2, CrO2, Cl2, जिसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड गैस भी कहते हैं, और थर्ड होती है NO2 गैस। ठीक है, अब हम इसके आगे की लाइन लिखते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर मैं Br2 की बात कर रही थी, CrO2, Cl2 की बात कर रही थी या NO2 की बात कर रही थी। ठीक है, तो अगर मुझको ये बता दिया जाए कि एक रेड ब्राउन गैस है जो कि स्टार्च आयोडाइड पेपर को, कौन से पेपर को? स्टार्च आयोडाइड पेपर को येलो कलर में कन्वर्ट कर दे। क्या कर दे? येलो बना दे। तो वो गैस क्या होती है? वो गैस होती है Br2 गैस। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये बहुत ही अनकॉमन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये लाइन नहीं पता होती। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ कम्प्लीटली मेमोराइजेशन वाली है। बिना मेमोरी के, बिना प्री नॉलेज के आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अपने मेमोरी में रखें। 14th पॉइंट में हम लोग एक लाइन देखते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में कभी ये वाली लाइन दिख जाए, क्लोरीन लाइक स्मेल, कैसी स्मेल? क्लोरीन की जैसी स्मेल, तो हो ना हो क्वेश्चन में मुझे इंडिकेट किया जा रहा है हाइपोक्लोराइड्स की तरफ। अगेन ये भी एक मेमोरी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम सुने और हम समझने की कोशिश करें तो एक बहुत ही ऑब्वियस काइंड ऑफ क्वेश्चन लगता है यार कि क्लोरीन जैसी स्मेल तो सिर्फ क्लोरीन की ही होगी, लेकिन क्लोरीन जैसी स्मेल हाइपोक्लोराइड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइंस पकड़ना और लाइंस को पहले से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए इनऑर्गेनिक थोड़ी टफ भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन वाली बातें आ जाती है। ठीक है, अगर अब मैं 15th पॉइंट में मूव कर रही हूँ और मुझे ये दे दिया जाए कि सब्सटेंस ऑन स्टैंडिंग टर्न्स ब्लैक, यानी कि पहले सब्सटेंस वाइट कलर का था। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ कि पहले सब्सटेंस वाइट कलर का था, लेकिन जब ही स्टैंडिंग वाली वर्ड आ गई और टर्न्स ब्लैक आ गया, इसका मतलब ये सिल्वर के कंपाउंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, सिल्वर कंपाउंड की बात की जा रही है। और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे Ag2S2O3 की बात की जा रही है। Ag2S2O3 वाइट कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको ऐसे ही स्टैंडिंग वाली कंडीशन में रख दे, यानी कि हमने इसको खुला छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर के अंदर ये बहुत दिनों तक पड़ा हुआ है या फिर बहुत देर तक पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है? डिकम्पोज हो जाता है और ये क्या बनाता है? Ag2S बनाता है। और Ag2S हमको पता है कि Ag2S का कलर होता है ब्लैक। ठीक है, तो पहले ये था वाइट, ऑन स्टैंडिंग ये कैसा हो गया? ब्लैक हो गया। तो ये लाइन भी एक बहुत ही फेमस कैची लाइन है और आपको ये हर एक बड़ी बुक में मिल जाएगी, अच्छी बुक में आपको ये लाइन मिल जाएगी, और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क भी कर सकते हो। 16th पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमको दिया जा सकता है। अगर मुझे बता दिया जाए कि अ कंपाउंड
इज ब्लू। ठीक है, मुझे क्या बता दिया गया कि एक कंपाउंड है जो कि ब्लू है, लेकिन बट एक्वस सोल्यूशन, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो कैसा है, पिंक है। ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग सा पॉइंट लगा था कि कंपाउंड जो है वो ब्लू है लेकिन उसका एक्वस सोल्यूशन जो है वो दैट इज पिंक। तो ऐसा केस किसके साथ होता है, ऐसा लाइन किसके साथ हमको देखने को मिलता है, जो ऑब्जर्वेशन ये आती है वो कोबाल्ट के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के साथ आती है, कोबाल्ट के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के साथ ये दिखने को मिलती है। ठीक है, कोबाल्ट के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स बोले ये कंप्लीटली मेमोराइजेशन वाली ही पॉइंट्स है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये पॉइंट्स अगर आपको पहले से नहीं आते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ी सी इजी देखते हैं। हमने 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो भी कवर किए हमने देखा कि दे वर एक्चुअली वेरी टफ पॉइंट्स, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं एक कंपाउंड, एक लाइन हम लिखते हैं, एक कंपाउंड गिव्स वायलेट लेयर टेस्ट। अब लेयर टेस्ट भी अलग से ही एक जगह पे सॉल्ट एनालिसिस के पढ़ाया जाता है। लेयर टेस्ट जनरली हम लोग हैलाइड्स के लिए यूज़ करते हैं और ये ज़्यादातर आयोडीन, ब्रोमीन, इन सारे हैलोजेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कह दिया जाए कि हमारे पास वायलेट कलर की लेयर आ रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरा लिखने का मतलब क्या है कि लेयर टेस्ट में जो लेयर फॉर्म होती है वो कौन से कलर की है, वायलेट कलर की है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये करके अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये ऐसा लिखा जाएगा कि कंपाउंड गिव्स वायलेट लेयर विथ CHCl3। और यही जो CHCl3 के साथ हम लोग कुछ डालते हैं, अगर उसमें आयोडीन I- का प्रेजेंस हो, ठीक है, और यहाँ पे वायलेट कलरेशन आ जाए, एक लेयर बन जाए वायलेट कलर की, तो उसको हम लोग उस ऑब्जर्वेशन से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि उसकी जो गैस वहाँ पे रिलीज हुई दैट इज आयोडीन गैस। ठीक है, एक्चुअली ये हमको I- रेडिकल के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, अच्छा पॉइंट 18 में हमको ये लाइन दी गई है, substances that can dissolve glass। तो ऐसे हमारे सिलेबस में 2 सब्सटेंसेस है जो कि ग्लास को डिसॉल्व कर लेते हैं। और इस पॉइंट को इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास। क्यों हम लोग गैस पे कीप नहीं कर सकते, वाई दे कांट बी केप्ट इन ग्लास, बिकॉज दे डिसॉल्व ग्लास। तो एक ही बात है, देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे 2 ही सब्सटेंसेस है। कौन कौन से, XeF6 जो कि हम लोग नोबल गैसेस में पढ़ते हैं, नोबल गैस फैमिली में पढ़ते हैं, और जो सेकंड चीज़ है दैट इज HF। तो अगर हमको स्पेसिफिकली ऐसा कह दिया जाए कि आप एक एसिड बताओ जो कि डिसॉल्व कर लेती है ग्लास को, एसिड दैट डिसॉल्व्स ग्लास, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा HF। और अगर मुझे सिर्फ सब्सटेंस दे दे या फिर मुझे कुछ ऐसी इंडिकेशन हो कि नहीं एसिड की बात की ही नहीं जा रही, अगर HF की बात ना की जाए तब आप XeF6 के बारे में सोचना, लेकिन पहले आपके दिमाग में HF ही आना चाहिए। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट कैन डिसॉल्व ग्लास, तो यहाँ पे आप
दोनों को ही ले सकते हो, XgF6 भी हो सकता है, वो HF भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको कुछ दूसरे चीज़ें भी दी जाएंगी जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन आप ज़रूर लिखें कि अगर HF SiO2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, SiF4 बनता है और उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज होती है। अगेन SiF4 जो रिलीज्ड वाटर है उसके साथ फर्दर रिएक्ट कर लेता है और क्या फॉर्म करता है, H2SiF6 और H2SiO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले HF और SiO2 क्या बनाते हैं, SiF4 बनाते हैं, फ्लोरोसैलिसिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और आपको ये रिएक्शन भी 100% पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि होता है। ठीक है, 19th पॉइंट पे चलते हैं। अगर मुझे कभी ऐसा बोल दे कि यार देख कोई फ्लेम चल रहा है, कोई फ्लेम मुझे दिखाई दे रहा है और फ्लेम में खासियत है, जो इसकी एजेस है ना, इस फ्लेम की जो एजेस है वो कौन से कलर की है, वो ग्रीनिश एज फ्लेम है। अगर ऐसा कभी होता है कि फ्लेम के एज में कमेंट किया जा रहा है और वो एज स्पेसिफिकली कौन सी कलर की है, ग्रीन कलर की है, तो वो जो बात होती है, ऐसी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो किसके लिए होती है, बोरेट्स के लिए होती है। अब बोरेट्स आप लोग सोचोगे कि क्या होता है, बोरेट्स होता है ये BO3 3-, दिस इज बोरेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 20, अगर मुझे कभी BaCl2 के साथ कोई सब्सटेंस को मिक्स करके रिएक्ट करवा के ऐसा पता चले कि यहाँ पे एक वाइट PPT ऑब्जर्व हो रही है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये लाइंस होती है तो आपको कुछ ना कुछ इनसे कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तो अगर आपके सामने ये लाइन दे दे जहाँ पे BaCl2 यानी कि Ba2+ का कोई सॉल्ट, ऐसे ही समझ लो थोड़ा इजी होगा, अगर मेरे पास BaCl2 सिर्फ हो और उसके साथ मैंने एक सब्सटेंस को मिक्स किया, रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास एक वाइट PPT आई, तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है इसके पास SO4 2- ज़रूर है, क्योंकि BaCl2 यानी कि Ba2+ जब SO4 2- के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे BaSO4 का फॉर्मेशन होता है और ये कौन से कलर की PPT होती है, वाइट PPT होती है। ठीक है, तो इस लाइन को भी बहुत जगह पे SO4 2- के आइडेंटिफिकेशन या फिर इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया पॉइंट 20। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया जाए कि टैप वाटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग, टैप वाटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग, जब हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मुझे कभी स्पेसिफिकली ये बात कह दी जाए क्वेश्चन में कि टैप वाटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग, तो इस लाइन का भी एक मतलब है। क्वेश्चन अगर हम पहली बार पढ़े और हमको इन चीज़ों का आइडिया ना हो तो हमको लगेगा यार क्या बकवास लाइन लिखी है, मैं क्या करूँ, टैप वाटर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग या डिस्टिल्ड वाटर, हम तब उसमें ध्यान ही नहीं देते। जबकि इसी लाइन से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं अगर हमको पहले से कैची लाइंस का आइडिया हो। तो जब हमको टैप वाटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग के बारे में बता दिया गया तो इसका 100% ये मतलब है कि वहाँ पे क्लोराइड आयन का प्रेजेंस है। ठीक है, क्लोराइड आयन की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे मुझे 100% श्योरिटी के साथ एक ऐसे लाइन से रेडिकल के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 22, अगर मुझे कभी ऐसी चीज़ दिख जाए वोटिंग इंक, सब्सटेंस जो है दैट इज़ यूज्ड इन वोटिंग इंक, तो इसका मतलब है यहाँ पे AgNO3 की बात की जा रही है। ठीक है, पॉइंट 23 में अगर मुझको ब्लड रेड PPT या फिर रेड ब्लड PPT
और ब्लड रेड भी कहते हैं। पीपीटी के बारे में कहीं ना कहीं बताया गया हो तो इसका मतलब है कि Fe3+ आयन की तरफ इशारा किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रिएक्शन बताती हूँ। Fe3+ के साथ अगर HCN- रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, FeHCN का होल थ्राइस। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लड रेड। ठीक है, तो ब्लड रेड सुनते ही अपने दिमाग में आयरन का कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए, क्योंकि रेड ब्लड जो शब्द है वो जेईई सिलेबस में आयरन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 24 की तरफ। अगर मुझे ग्रे पीपीटी बता रहा हो, कोई भी क्वेश्चन है जहां पे मुझे ग्रे पीपीटी दिखाई दे रहा है, तो इसका एक जगह पे एचजी से रिलेशन हो सकता है। आपको क्वेश्चन पढ़ के एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन में रेड ब्लड पीपीटी है तो Fe3+ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ग्रे पीपीटी के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं Hg यानी कि मरकरी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको और भी पॉइंट्स दी जाती है, वहाँ से आप कंक्लूड जो आपने किया, आपने जो इंडिकेशन अपने अंदर लिया कि चलो मान लेते हैं कि Hg है, आप उसको कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, वो कंफर्मेशन के लिए आपको और भी लाइंस दी जाएंगी, लेकिन ग्रे पीवीटी से आप एक जगह पे आ सकते हो कि चलो इतने सारे हमारे पास केमिस्ट्री में कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, मैं वहाँ से Hg को लेके सॉल्व करना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो वो जो एक हम लोग पिकअप वाली बात करते हैं वो हम लोग इस लाइन को यानी कि ग्रे पीपीटी को पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25। अगर मुझे कभी ग्रीन रेसिड्यू के बारे में बताया जाए, ग्रीन रेसिड्यू, तो ग्रीन रेसिड्यू आईआईटी के सिलेबस में भी है और पेपर में भी आ गया है, शायद 2018 या 2019 के जे एडवांस पेपर में भी ये पर्टिकुलर चीज़ आया हुआ है। ठीक है, ग्रीन रेसिड्यू का मतलब होता है Cr2O3। Cr2O3 का जो कलर होता है, यहाँ से ही पता चल रहा है कि ग्रीन कलर का होता है Cr2O3, और आप इस पर्टिकुलर चीज़ को नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के टाइम देखते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 26। अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि गैस विच डीकलराइजेस K2Cr2O7 सॉल्यूशन। अब हमको पता होता है कि K2Cr2O7 का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। अगर एक ऐसी गैस हमने K2Cr2O7 के सॉल्यूशन से पास कर दी जिससे कि K2Cr2O7 का वाइब्रेंट जो ऑरेंज कलर होता है वो गायब हो जाता है, डीकलराइजेशन आ जाती है, तो इसका इंडिकेशन है कि गैस जो है वो कौन सी गैस है, SO2 गैस है। ठीक है, ये सारे मेमोराइजेशन वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई बच्चे सोचते हैं, जैसे मैं बहुत सोचा करती थी कि मुझे याद कैसे रहेगा, लेकिन आप इनको इतनी बार देख लेते हो ना कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होते हैं, हर जगह पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो आप देख देख के ही आपको याद हो जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। A compound on heating gives two oxides। तो एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसको आप अगर हीट करोगे तो आपको दो ऑक्साइड्स मिलेंगे। कैसे ऑक्साइड मिलेंगे, दो ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है इसको आप दूसरे कलर से मार्क कर लो और इसको हाईलाइट कर लेना, ये बहुत जगह रिपीट होने वाली एक लाइन है। ऐसा जो कंपाउंड है जो कि ऑन हीटिंग दो ऑक्साइड देता है वो है FeSO4। FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो सबसे पहले Fe2O3 प्लस SO2 बनता है, लेकिन Fe2O3 क्या करता है, सेल्फ कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है, सेल्फ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है
और SO2 जो बनता है उसको फर्दर SO3 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट साइड मिलती है, आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको SO2 भी मिलता है और SO3 भी मिलता है। आप देख सकते हो ये दोनों ही ऑक्साइड्स है, और आपका यहाँ पे जो लाइन लिखा है कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि जिस कंपाउंड के बारे में आपको पूरे क्वेश्चन में बताया जा रहा था वो FeSO4 था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अगर मुझे कभी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बताया जाए तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता क्या है। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है और इसको आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़ाया भी जाता है। तो मैं आपको थोड़ा इजी वे में बता देती हूँ, एक शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि आखिरकार ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता क्या है, और उसके बाद हम लोग जो हमारी एग्जैक्ट कैची लाइन है उसको जानेंगे। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में एक शब्द आपको यूज में दिखाई दे रहा है, आपको एक कंपाउंड दिखाई देगा जिसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड कह रहे हैं। ये CrO2Cl2 गैस ही है जिनको हमने शायद 3 से 4 बार पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस पहले बनता कैसे है। ठीक है, NaCl के साथ जब हम K2Cr2O7 को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो वहाँ पे हमारे पास जो गैस इवॉल्व होती है दैट इज CrO2Cl2 गैस। ये एक रेडिश ब्राउन गैस है, ब्राउन गैस है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में सबसे पहले ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनता कैसे है। सेकंड, हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस प्रीवियस जो सॉल्ट एनालिसिस के पार्ट 2 की वीडियो थी उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लिख के थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़े आपको आने चाहिए और आपका रिविजन भी हो जाएगा अगर आपको पहले से पता है। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं CrO2Cl2 के साथ जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है Na2CrO4 और ये एक येलो सोल्यूशन होता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसा कि बोला था स्ट्रेस देके कि ये सोल्यूशन होता है, ये एक PPT नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने इस Na2CrO4 जो यहाँ पे हमारे पास बना इसको हम लोग PbCH3COO के होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बनती है दैट इज CH3COONA। अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और PbCrO4 बनता है। ये PbCrO4 जो है वो एक PPT है और यहाँ पे हमारे पास जो कलर होता है अगेन इसका कलर येलो कलर होता है। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंस है वो है इनके स्टेट के ऊपर, दैट इज ये एक सोल्यूशन है और ये एक PPT है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी कोई अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो यूज़ होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो यूज़ होता है Cl- के आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आयोनिक सॉल्ट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है जिसके अंदर Cl- हो। यानी कि अगर एक ऐसा सॉल्ट है जो कि Cl- अपने अंदर कंटेन करता है पर वो आयोनिक नहीं है, आयोनिक नेचर का नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर वो आयोनिक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बोला मैं उसको यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यहाँ पे यूज़ होगा और अगर कोवैलेंट सॉल्ट्स है तो यहाँ पे CT यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है,
अच्छा, अब ये देखिए कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है, अगर ऐसे कौन से सॉल्ट्स में अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स कंपोनेंट्स में हो जाए जिससे कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वहाँ पे हमको ना देखने को मिले, तो ऐसे सॉल्ट्स है Ag, Pb, Sb, Sn, Hg। अगर आपके सॉल्ट में ये सारे एलिमेंट्स आपको दिख जाए तो वहाँ पे आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को नहीं शो करते, नहीं देते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हुए पॉइंट 29, Ag कंपाउंड यानी कि सिल्वर कंपाउंड that is brick red in color, that is brick red in color। मोस्टली जब हम Ag कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो जनरली हमारे पास वाइट कलर, ब्लैक कलर, यही सब आता है, सिल्वर, यही सारे हमारे पास रंग दिमाग में आते हैं। लेकिन ब्रिक रेड कलर भी Ag के कंपाउंड्स का हो सकता है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो हाँ, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि Ag का ही है और ब्रिक रेड कलर का है, तो वो कंपाउंड है Ag2CrO4। Ag2CrO4 Ag का कंपाउंड होते हुए भी ब्रिक रेड कलर का होता है। तो ये भी चीज़ कंप्लीट मेमोराइजेशन वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चॉकलेट ब्राउन कॉम्प्लेक्स अगर हमको दिखे, चॉकलेट ब्राउन कॉम्प्लेक्स, चॉकलेट ब्राउन कॉम्प्लेक्स, अगर कहीं क्वेश्चन में चॉकलेट ब्राउन कॉम्प्लेक्स की बात आ जाए तो श्योर हो जाना दिमाग में कि कॉपर का कहीं ना कहीं चक्कर है, कॉपर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब कैसे चॉकलेट ब्राउन पीपीटी या फिर चॉकलेट ब्राउन कॉम्प्लेक्स की बात करें, पीपीटी नहीं कॉम्प्लेक्स ही बताते हैं। चॉकलेट ब्राउन कॉम्प्लेक्स का अगर कहीं ना कहीं पे मेंशन किया जा रहा है, वो किस तरीके से मेंशन करते हैं, chocolate brown PPT is formed, chocolate brown PPT, अरे फिर से मैंने PPT बोल दिया, सॉरी, chocolate brown complex when reacted with K4FeCN6, K4FeCN6 यानी कि K4FeCN6 के साथ जब आप कॉपर के कोई सॉल्ट का जैसे कि CuCl2 का रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, Cu2FeCN6 बनता है। और ये जो कंपाउंड बना है इसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास चॉकलेट ब्राउन कलर आए, अपने दिमाग में 100% श्योर कर लेना कि ये कहीं ना कहीं कॉपर से रिलेटेड पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 पॉइंट्स कवर कर लिए। अराउंड 30 मिनट का ये वीडियो है, पिछला वीडियो भी अराउंड 30 मिनट्स का था। तो अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी और आसान मैनर से सॉल्व करने कि आप चाहते हो कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ सॉल्ट एनालिसिस के, तो आप ज़रूर ये 2 वीडियोस को देखना। आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हो तो उसमें आपको और कम टाइम लगेगा। लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेते हो या फिर सिर्फ इसके अगर आप नोट्स भी बना लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये खुद मेरे नोट्स के ही पूरा मैंने वीडियो अपने नोट्स को रेफ़र करते हुए बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने समझी कोचिंग में, जो चीज़ें मैंने समझी कहीं से भी, जो जहाँ से मैंने नॉलेज गेन किया, आपको भी वो कहीं ना कहीं पे
समझ आ जाएगा, आपको भी कहीं ना कहीं पे ये वीडियोस हेल्प कर जाएंगी। तो ये कंप्लीट मोटो था कि कहीं ना कहीं से आपको एक ऐसी मैं रिसोर्स प्रोवाइड कर सकूं जहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस के डरावने क्वेश्चंस भी आपको इजी लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कैची लाइंस बता दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझको सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको चीज़ें पूछनी हो, मैं खुद एक जेईई एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो आपको मैं एज ए स्टूडेंट हेल्प करने की ज़रूर मदद करूँगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, 2-3 बार लिख लेना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मोस्टली पॉइंट्स बहुत ही यूनिक है, जो पॉइंट्स यूनिक है जिनको आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।